बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, आज मैं फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ और आज मेरे साथ जो मायानाज़ शख्सियत मौजूद हैं, इनका स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी खिदमत जो हैं बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के लिए, और इन्हीं की खिदमत बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि इनके पूरे ख़ानदान की खिदमत जो है इंडो पाक में, मैं समझता हूँ कि जो खिदमत इनके ख़ानदान की हैं वो किसी की भी नहीं है। मैं बात करूँगा जनाब लिटिल मास्टर हनीफ़ खां साहब की, मैं बात करूँगा मुश्ताक मोहम्मद साहब की, मैं बात करूँगा सादिक मोहम्मद साहब की। ये बड़े लेजेंड्स जो थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेबहा खिदमत दी और ख़ूब इन्होंने नाम रोशन किया मुल्क का। इन्हीं में से जनाब लिटिल मास्टर हनीफ़ मोहम्मद साहब के जो सपूत हैं, बेटे हैं, साहबजादे, जनाब शोएब मोहम्मद साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरे कहने पर आज यहाँ आए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो है 24/7 बिज़ी है। इनको किसी न किसी इवेंट में जाना होता है, किसी को मना नहीं करते, ये किसी ना किसी प्रोग्राम में इनवाइट होते हैं ये। तो इनकी मेहरबानी है कि आज मेरे कहने पर ये हाज़िर हुए और मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो मिलिए शोएब मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम असद भाई, कैसे हैं आप सर? अल्लाह करम, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी दावत का। बहुत आपका भी शुक्रिया कि आप हाज़िर हुए यहाँ पर और आपने हमें इज़्ज़त अफजाई हमारी की। प्लेजर इज़ ऑल माइन। तो मैं चाह रहा था कि आज आप हाज़िर हुए हैं तो मैं आज की नस्ल को बताना चाह रहा था कि शोएब भाई जो हैं हमारे, जो हैं इन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी हैं, क्या काम किया क्रिकेट के हवाले से, कितनी इनकी इसमें रिकॉर्ड्स हैं, कितने आज के लोगों को पता चलना चाहिए। आप बहुत पुराने तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि आज जो क्रिकेट के लवर हैं वो आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं नदीम साहब, जो मेरा ख्याल है इंसाइक्लोपीडिया हैं क्रिकेट के हवाले से, काफ़ी नॉलेज रखते हैं और आपके हवाले से भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये आपसे बात करें ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नदीम भाई। सर मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं हूँ, और स्पेशली जो खिदमत मोहम्मद फैमिलीज़ की स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। और नो डाउट सर आपकी शख्सियत में आपका वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड जब मुझे पता चला असद भाई से कि पॉडकास्ट हो रहा है शोएब मोहम्मद साहब का, तो मतलब दिस इज़ रियली, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि राइट नाउ मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और क्रिकेट के हवाले से ही बात होगी दिल में, क्योंकि एक क्रिकेट फ़ैन होने के नाते दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और मेरी तरह हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो क्रिकेट फ़ैन हैं वो 100% आपको जानते होंगे। एक और बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ आपको शोएब मोहम्मद साहब के हवाले से। गो के वज़ीर मोहम्मद साहब से लेकर और हनीफ़ मोहम्मद साहब से लेकर रईस मोहम्मद साहब, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये तो बड़े बड़े नाम हैं ही, लेकिन शोएब भाई कह सकता हूँ सर आप? बेशक, थैंक यू। शोएब भाई के हवाले से मैं ये बताऊँ कि आजकल क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इंटरनेट आ चुका है, तो लोगों को फ़ौरन पता चल जाता है। बट एक बैट्समैन होने के साथ साथ जितने फुर्तीले फील्डर थे ये, और पूरे दुनिया में इनका एक नाम था। आप लोगों ने जॉन्टी रूट का तो नाम सुना होगा कि जी बड़े ज़बरदस्त फील्डर है, लेकिन शोएब मोहम्मद जिस भी पोजीशन पर खड़े होते थे तो बैट्समैन भी डरते थे कि इस तरफ मैंने बॉल नहीं मारनी, शोएब मोहम्मद वहाँ पर खड़े हैं और फ़ौरन कैच भी पकड़ लेंगे। और इससे रिलेटेड लॉट ऑफ थिंग्स हैं कि जो शोएब भाई के हवाले से कही जा सकती हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं सर आपकी फैमिली से मुंसलिक, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। और ये भी हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे सामाईन हैं, जो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उनको ये बात नहीं पता होगी। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आपसे बहुत सारे सर सवाल करने, असद भाई ने भी और मैंने भी, और क्योंकि मैं आपका फ़ैन भी हूँ, सो दैट्स वाई मतलब एग्जैजुरेशन अगर आपको नज़र आए तो सर रियली सॉरी फॉर दैट। और सबसे पहले सर एक इतने बड़े नाम, हनीफ़ मोहम्मद साहब का इतना बड़ा नाम और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करना कि मतलब डिकेट्स
लॉट ऑफ डिकेट्स जो हैं वो आपकी फैमिली ने क्रिकेट में गुजारे। तो जब आप यंग थे बिल्कुल और आप क्रिकेट में आए, तो जस्ट सर बताइए कि आपके मेंटली तौर पर कोई प्रेशर था आपके कि मैं बैट पकड़कर आ रहा हूँ? जाहिर है एक वालिद साहब का एक इतना बड़ा रिकॉर्ड 499 रन्स का सर एक बहुत बड़ा एक वो होता है, और हनीफ मोहम्मद का नाम पूरी दुनिया में अभी भी लिया जाता है और उनको याद किया जाता है। एशियन ब्रैडमैन का उनको खिताब भी मिला हुआ है, वो मतलब सॉरी लिटिल मास्टर सर, लिटिल मास्टर, रियली सॉरी फॉर दैट। तो एक प्रेशर जब आप यंगस्टर थे और क्रिकेट के लिए आए, उस हवाले से आप सर अपना एक्सपीरियंस सर शेयर कीजिए। नदीम भाई, आपने कहा कि जब आप यंग थे, तो इसका मतलब क्या अब नहीं? नहीं सर, यू आर यंग। अभी मैं आपको बताऊं, मैं जब ऊपर आ रहा था यहाँ आपके स्टूडियो में, तो कोई 3 लोग मुझे अलग अलग रास्ते में मिले 1 मिनट की वॉक के अंदर। जी सर। तो तीनों ने बड़ा खुशी से, एक साहब ने तो बीच रोड पे गाड़ी रोक के सवाल जवाब शुरू कर दिए। जी सर। तो फिर थोड़ा आगे गया तो एक और साहब मिले, उन्होंने कहा कि आपका माशाल्लाह ये इतना कैसे यंग नज़र आते हैं। तो मैंने कहा, फिर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की, मैंने कहा खुश रहना आना चाहिए। माशाल्लाह सर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन खैर कोशिश यही होती है कि इंसान किसी फाउल प्ले या रॉन्ग डूइंग्स में जब नहीं अपने आप को इंडल्ज करे, तो केयर फ्री माइंड रहता है, आप रिलैक्स बॉडी रहती है और आप खुश रहते हैं। और अगर अंदर से भी आपका अगर यही चीज़ ब्रू हो रही हो, उबल रही हो कहना चाहिए, तो फिर ये कि आप दूसरों को भी खुशी बांटते हैं और ख़ुद भी खुश रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। खैर, ये तो एक ऐसी बात निकल आई। बाकी आपका जो सवाल था कि 499 और कैसे बिल्डअप हुआ सारा शुरू का जो टाइम पीरियड था, वो अल्लाह का बड़ा करम ये था कि ये अंदाज़ा हो गया था कि दुनिया की बहुत रेयर लोग हैं और ये बहुत रेयर नाम है। एक तो सबसे बड़ी बात मोहम्मद का नाम, मोहम्मद फैमिली से आप रिलेट कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यहीं से शुरू हो गई कि अल्लाह ने हमारे को उस नाम के साथ जोड़ दिया कि जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है पूरी दुनिया में माशाल्लाह से। तो लेकिन ये कि फिर जो रिकॉर्ड्स और उसके ऊपर परफॉर्मेंसेस और जो दुनिया के सामने दिखाई गई थ्रू मोहम्मद फैमिली, वो हैड बीन एब्सोल्युटली सेकंड टू नन। और उसमें जिस तरह बचपन के दिनों में जब बात होती थी घर में, कोई हॉट टॉपिक भी या नॉर्मल टॉक भी जो है वो क्रिकेट रिलेटेड होती थी। स्कूल जाता था तो वो लोग स्कूल फ्रेंड्स और टीचर्स ये कहते थे अपने फादर का रिकॉर्ड कब तोड़ोगे, तो वो बहुत मोरल बूस्टिंग भी चीज़ होती रही। और फिर उसमें एक किक भी मिलती थी कि नहीं जी आपने खेलना भी है और रिकॉर्ड्स भी करने। और ये हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड सेट जो है वो डाइवर्ट होता किसी और डायरेक्शन में। तो वो चीज़ सिर्फ क्रिकेट की बातें सोचना, खेलना, और फिर नेचुरली हमारे घर के सामने ही वहाँ रहते थे हम, हिल पार्क के पहले नीचे, तो वहाँ डेली फिर शाम को खेलना। वरना जो कार का कोई ऑयल भी गिरा होता था तो उसके ऊपर बॉल पैड पहन के और खेलना गैराज के अंदर ही। तो मेरा मतलब है कि अपने माइंड को आपको इम्यून करना पड़ता है फ्रॉम द वर्ड गो, जब ख़ास तौर पे जब एक लेगेसी आपके साथ अटैच्ड हो। तो वरना ये कि नॉर्मली इंसान का शौक़ होता है वो पूरा कर लेता है, शाम को कर लेता है, वरना अंधेरे तक में कर लेता है। लेकिन यहाँ तो उसकी फीडिंग जो है वो एक फ्यूल इंजेक्शन की तरह आपको डोजेस जो है एवरी नाउ एंड देन मिल ही रहे होते थे। कोई मेहमान भी आते थे तो वो यही बातें कर रहे। तो कहने का मतलब ये कि बहुत कैन नॉट थैंक गॉड इनफ कि उसमें अल्लाह ने करम किया कि मैं उस फैमिली में आया। फिर वहाँ से वो तमाम प्रोफेशनल बातें, हाउ टू गो अबाउट इट, और उसके बाद फिर जब मैं क्रिकेट में एंट्री हुई तो अल्लाह ने बहुत करम फरमाया कि पहले ही मैच, फर्स्ट क्लास मैच में मेरी सेंचुरी हुई। और इत्तेफाक की बात है कि साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि लास्ट मैच जो फर्स्ट क्लास खेला उसमें भी मेरी सेंचुरी है सर। तो मेरा मतलब है कि उसके अलावा भी खैर हमारी टॉक में कुछ चीज़ें और शायद सामने आ जाए, लेकिन ये है कि बहुत
चीज़ का, इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि एक चीज़ को फॉलो करना है और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो अल्लाह का बहुत करम यही रहा कि मैं को काफ़ी हद तक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड, बल्कि डैडी के साथ तो हमारी वाइफ की बड़ी बहस हो जाती थी कि भाई ये क्रिकेट के ऊपर मैं जान के थोड़ा सा तंग करने के लिए डैडी को थोड़ा सा कुछ जान के कोई उलट बात करता था या अपनी तरफ से थोड़ा तंग करने के, लेकिन वो समझते थे टेक्निकल बात को, तो वो कहते थे भाई ये कह तो सही रहा है। तो और फिर ये कि 1 रन का फ़र्क भी है मेरा, और टेस्ट एवरेज में 45 के करीब का मेरा है और डैडी का 43 पॉइंट समथिंग के करीब का है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 40s में या 50 के करीब, एक टाइम पे तो 50 भी हो गया हुआ था मेरा, लेकिन ये फिर वो खैर पॉलिटिक्स पाकिस्तान में तो बहुत होती है, तो इसलिए फिर ड्रॉप करना शुरू कर दिया और फिर उससे थोड़ा सा बीच में गैप दे के फिर एक मैच खिला दिया उस तरह। तो खैर उससे थोड़ा मेरे डेंट पड़ा मेरे एवरेजेस के ऊपर, परफॉर्मेंसेस के ऊपर। लेकिन ये कि बात वही है कि जो जितने भी लोग चाहते थे कि कुछ रोकने वाले भी बहुत थे, अखबार में भी अगेंस्ट बहुत लिखा करते थे, लेकिन मेरा एक ही बस माइंडसेट था। डैडी ने ये कहा था हर एक से अच्छे से मिलना, मेरे बहुत से लोग खिलाफ हैं, वो अगेंस्ट बात करेंगे, लिखेंगे या कुछ, उसकी तुम्हारे को वो नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस करो। और फिर मैंने नेचुरली जब खेलना शुरू किया तो ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, लेकिन मैं उसको ओवरलुक करता था। और फिर वही लोग जो अगेंस्ट बात करते थे या लिखते थे अखबारों में, तो वो उस पर फिर वही लोग फिर बाद में गले आके मिलने लग गए और तारीफ़ें करने लग गए। और ये अच्छा शोएब भाई, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि बचपन से आप बड़े हुए घर में और क्रिकेट ही देखी आपने, मुशाहिदात बहुत ज़्यादा थे आपके, क्योंकि आपने खेलते हुए भी देखा है अपने चचाओं को, अपने वालिद साहब को, ख़ुद भी आप खेलते रहे। तो आपके जो वालिद साहब का बैटिंग स्टाइल था वो आपके अंदर कितना आया, या आपका बिल्कुल अलग एक डिफरेंट स्टाइल था, या उनकी कोई छवि आपके अंदर आई है? देखिए, डैडी के कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने सुने और वो कहते थे कि मैंने अपने आप को तो खेलते हुए देखा नहीं। इसलिए कि उस ज़माने में कैमराज और टीवी वगैरह के ऊपर इतना नहीं आते थे। कुछ रिकॉर्डिंग्स पुराने मैचेस की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपने आप को उन दिनों में तो कम से कम नहीं देख सकते थे। तो बात यही है कि मुझे उनका जो सक्सेस का जो मेनली जो कोर जो था, जो मेन एक दो जो पॉइंट्स थे, एक कंसंट्रेशन लेवल जी और एक जो उनका बॉल को छोड़ने का तरीका था, वो इससे पहले मैंने कहीं किसी और को नहीं देखा। एक दिन हम लोग घर के बाहर खेल रहे थे रोड साइड के ऊपर, तो ये डैडी ऑफिस से आए तो लेदर शूज़ पहने हुए थे और हमने उन दिनों टेनिस बॉल को हाफ टेप बॉल करके ना स्विंग बहुत होती है, मैं वो पहले हम वो नहीं खेलते थे, लेकिन मैं कुछ इंग्लैंड वगैरह से कुछ बॉलें स्पेशल लाता था स्पंज की, जो घर के अंदर हम खेलते थे, और इतना गेंद स्विंग होता था दोनों तरफ, तो उसकी बहुत मुझे प्रैक्टिस थी। तो हमने ऐसे कहा कि अभी मैं बॉलिंग भी कर रहा था, तो उन्होंने कहा आए ज़रा बैटिंग तो करें। तो वो आए, उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो पहली बॉल मैंने आउट स्विंग की, तो इन स्विंग की, तो उन्होंने यूँ आके आराम से यूँ करके रोक ली बिल्कुल, हालांकि अच्छा स्विंग हुआ लेकिन उन्होंने रोक ली। मैंने कहा अब आउट स्विंग करता हूँ। तो वो जैसे ही खेलने गए और बैट को यूँ यहाँ खेलते खेलते यूँ करके यूँ, तो मुझे समझ नहीं आई कि यार ये किया कैसे इन्होंने, इनको कैसे समझ आई ये कि आउट स्विंग है, और बैट को बस सिर्फ यहाँ से सिर्फ डायरेक्शन उसका चेंज किया, वरना लोग अक्सर बहुत बल्ला हवा में ऊपर करते हैं, इस तरह करते। तो इसमें ये होता है कि अगर बॉल के आपकी जजमेंट सही हो गई और आपने देखा कि नहीं है आपके, तो आपने सिर्फ थोड़ा सा यूँ किया तो बॉल निकल जाती। तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा कोर मोमेंट था मेरी लाइफ का कि वो मोमेंट मैंने देखा और वो कुदरतन फिर मेरे दिल दिमाग में शायद रजिस्टर कर गया था, और फिर मैंने ख़ास प्रैक्टिस नहीं की, बस कुदरतन वो उसी तरह से फिर मैंने भी वही तरीके से गेंद छोड़ के खेलना शुरू कर दी।
तो उससे क्या हुआ, जो मुश्किल बॉलें थी जिसके ऊपर एज लगनी होती थी या चांसेस होते थे कि अब आप फंस गए हैं, इसलिए कि हर बैट्समैन और बॉलर का एक वो होता है, एक टसल सी होती है कि अब, और उसमें आप कभी आपकी जजमेंट अच्छी होती है, कभी नहीं भी होती है, हमेशा परफेक्ट आपकी जजमेंट नहीं हो सकती, क्रिकेट ऐसी चीज़ है। तो इस वजह से मुझे ये हुआ कि इसमें सक्सेस मिलना शुरू कर दिया और फिर मैं बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलनी शुरू कर दी। तो बल्कि एक टाइम पे तो न्यूजीलैंड में अगर हमारी डिक्लेरेशन लास्ट डे नहीं होती तो शायद जो लॉन्गेस्ट इनिंग्स एट द क्रीज का रेडी का आज भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शायद मैं ही ब्रेक कर देता। लेकिन खैर फिर तो मेरा ख्याल है 3 दिन कुछ का था ना, वो 3.5 दिन का था। जी हाँ, तो आपका क्या था? वो 200 मिनट अभी पीछे था मैं। अच्छा। लेकिन ये कि करीब तो था, मतलब मुझे डिक्लेयर हो गया वो। हाँ, मैं कोई 150 से ऊपर से खेल रहा था। लेकिन ये कि खैर एनीवेज, तो बात ये है कि और कंसंट्रेशन लेवल जो मैंने बताया, ये 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पैनिक मुश्किलात आती हैं एक इनिंग्स के अंदर। तो भाई एक आपका और भी एक रिकॉर्ड है बहुत बड़ा, जो कि 5 कंटिन्यू आपने सेंचुरियां की हैं मतलब टेस्ट के अंदर। जी, अगेंस्ट वन कंट्री लगातार 5 टेस्ट मैच में 5 लगातार सेंचुरियां सर। और ये कुछ और भी 1-2 प्लेयर हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, वो मेरा ख्याल आप ही को नहीं, वो 1-2 नहीं है, 5 प्लेयर है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले की सर डॉन ब्रैडमैन ने, जी सर। फिर नील हार्वे ऑस्ट्रेलिया के एक और प्लेयर थे लेफ्ट हैंडर, वो उन्होंने की। फिर कुदरत ने मुझ पे करम फरमा दिया, तीसरे नंबर पे मेरी हुई, और फिर चौथे नंबर पे जैक कैलिस साउथ अफ्रीका वाले, और 5वें स्टीव स्मिथ, उन्होंने अगेंस्ट इंडिया की थी। तो कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ 5 दुनिया में अभी तक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियाँ की। लेकिन इसके अंदर इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इन जगहों के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं और बड़े बड़े नाम रहे हैं क्रिकेट के, लेकिन इनका कोई प्लेयर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गॉड हैड बीन वेरी वेरी काइंड टू मी, और ये मौका मुझे मिला, ये 5 सेंचुरियाँ। उन नामों के बीच में मेरा भी नाम जो इस वक्त सुपरस्टार्स कहलाते हैं। लेकिन सर इसमें एक और भी चीज़ है कि जो आपने 5 लगातार सेंचुरीज की हैं, उस वक्त जो बॉलर्स थे वो भी ऐसे ख़तरनाक बॉलर्स, और पिचेस जो थी वो भी ऐसी थी। स्पेशली मैं ये चाहूँगा कि आप इस हवाले से भी बताएं कि जो आपकी 5 लगातार सेंचुरीज हुई हैं, उस वक्त कंडीशंस क्या थी, और पाकिस्तानी दूसरे जो बैट्समैन थे उनका क्या पार्टिसिपेशन था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया रजीम भाई। बात यह है कि 5 सेंचुरियाँ में जो पहली 2 की मैंने न्यूजीलैंड में की अगेंस्ट हेडले, और वहाँ की आपको पता है कि न्यूजीलैंड की कितनी मुश्किल विकेटें होती हैं। बिल्कुल सर। फिर उनका रिटर्न टूर था जो बायलैटरल सीरीज़ का, वो पाकिस्तान आए तो 3 टेस्ट हमने खेलने थे। तो वसीम वकार और आकिब हमारे पास थे, तो उनके लिए इतनी घास वाली विकेटें तीनों टेस्ट के अंदर। जी सर। लेकिन वो आपका जो पॉइंट जो सवाल था, उसके अंदर सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अलग अलग प्लेयर थे 2 जिन्होंने 50 सिर्फ क्रॉस कर सके, एक 50 पूरी सीरीज में, 3 टेस्ट की सीरीज। और अल्लाह ने करम किया, मैं पहले टेस्ट मैच में 203 नॉट आउट, दूसरे टेस्ट में 105 और 45 नॉट आउट ऐसे कुछ था, और फिर तीसरे मैच में 142। तीनों टेस्ट मैच में ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर जो बॉल कोई सीधा ही नहीं आता था, गेंद स्विंग होता था या हार्ड या बाउंसी विकेट्स थी, तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन बहुत अलग करम हुआ कि मैं उसमें समहाउ सक्सेस मिली, और मैन ऑफ द सीरीज़ भी वकार भी हुए थे उसी सीरीज़ में, मैन ऑफ द सीरीज़, और मैं जॉइंट वो था हमारा। तो बड़ा मुश्किल वो विकेटें थी, और उसके अंदर ये बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है, इसलिए कि दुनिया में दूसरे भी प्लेयर एक से एक हैं और बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है
शिव भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि टोटल जो टेस्ट क्रिकेट आपने खेली है, इसका टाइम कितना बनता है तकरीबन, कब से स्टार्ट करके और कब तक? असद भाई, 1982 में ओडीआई खेला था पहला, और 1983 में पहला टेस्ट मैच खेला था जालंधर में, और 1995 में लास्ट टेस्ट मैच मेरा था। तो तकरीबन 13 साल के करीब ये टाइम पीरियड आता है। 12 साल। तो उसके बाद फिर आपने उसके बाद क्या क्रिकेट खेली क्या? नहीं, उसके बाद मुझे सिलेक्शन नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम में, और बल्कि 2000 में लास्ट टेस्ट मैच खेला था 1995, और 2000 में मैं पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट मेरा एवरेज था। 10 मैचेस में तकरीबन टचिंग 1000 रन्स में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर मेरे उस साल हो रहे थे, विद 5 क्या लॉजिक थी इन लोगों की? 5 सेंचुरीज भी उस साल भी मैंने उन 10 मैचों में 5 सेंचुरियाँ की थी। लेकिन जब तक क्रिकेट यूं बदल गई थी कि कुछ अपनी मर्जी से मैच जीते और हारे जा रहे थे, तो फिर क्रिकेट का नुकसान नहीं था कितना बड़ा ये? पाकिस्तान में आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें जब होने लग गई थी, तो फिर इसलिए कि ये अब ब्लैक एंड वाइट सारा सबको ही पता है, बच्चे को पता है, रिकॉर्ड में मौजूद है ना सब कुछ। तो बात यह है कि फिर उनको सही लोग नहीं चाहिए थे जो उनकी मर्जी से जो चलने वाले, मैच हारे चाहे जीते, डॉक्टर सारे परफॉर्मेंसेस होती थी और इस किस्म से। खैर वो लंबी बात है, लेकिन ये कि बात यह है कि फिर इस वजह से मुझे वो टीम के अंदर वापस नहीं लिया गया। लेकिन एक बच्चे को भी अगर पूछे आदमी करे कि एक आदमी की हाईएस्ट परफॉर्मेंस जा रही है और एक आदमी फर्स्ट क्लास में भी खेल रहा है और वो मतलब रिकॉर्ड भी बना रहा है और उसको उठा के आप बाहर कर रहे हैं, तो ये किस किस्म की सियासत है? ये सियासत नहीं, इसी का नाम पाकिस्तान है। हाँ, ये ज़बरदस्त जवाब है आपका। नदीम भाई, सर एक और बात जो कि बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि माशाल्लाह से 3 डिकेट्स हनीफ मोहम्मद साहब, उसके बाद सर आप, और उसके बाद आपके साहबजादे भी, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास में माशाल्लाह से 265 रन बनाए। करेक्ट। तो ये जो लेगेसी चल रही है, तो हम एक और मोहम्मद फैमिली का सपूत इंशाल्लाह ताला देखते हैं सर इसमें। शेजर बहुत अच्छा उन्होंने खेला, काफ़ी अमेरिका में पहले शुरू में वो वहाँ पढ़ने चले गए हुए थे, फिर वापस आके कैचअप किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और विद इन 1-2 साल के अंदर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम को वहाँ लिखवाया कि जब 265 रन उन्होंने जब किए, और 3rd जनरेशन जिसमें उन्होंने अपने आप को लेके आए जिसने डबल सेंचुरी की। इससे पहले डॉलिवेरा फैमिली के 3 लोगों ने डबल सेंचुरियाँ की थी, लेकिन हमारे जो रन्स जो थे डैडी के नेचुरली 499, फिर मेरे 200 पता नहीं 208 या ऐसे 208 से है मेरा हाईएस्ट, 265, और फिर शहजर का 265, और बाकी दूसरे भी ऐसे तो फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने डबल सेंचुरी, मुश्ताक मोहम्मद साहब और सारा। तो मेरा मतलब है कि ये बड़ी ब्लेसिंग है हमारे साथ कि ये सारी हुई। सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल। आप जो आपकी जो पर्सनालिटी है माशाल्लाह से अभी भी ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी है कि कोई भी अपना दिल पकड़ कर बैठ सकता है। तो उस वक्त जो फ़ैन फॉलोइंग थी, स्पेशली फीमेल फ़ैन फॉलोइंग्स, तो कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ है कि फीमेल फ़ैन फॉलोअर, ख़ास तौर पे जब लेडीज़ एनक्लोजर के करीब जब जाके फील्डिंग होती थी तो बड़ा, और एक तो टेंशन ये भी होती थी कि कोई गलती ना हो जाए, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई ऐसा एक्ट या एक्रोबैटिक तरीके से कुछ किया जाए फील्डिंग के दौरान कि लोग ज़्यादा पसंद करें उस तरह। नेचुरली वो शुरू की बात जब होती है तो इस तरह से शायद जहन में आता है कि जब तो ये खैर उससे आपकी ही परफॉर्मेंस एनहांस होती है। प्रेशर, देखिए प्रेशर लेना बुरी बात नहीं है, प्रेशर लेना अच्छी, मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छी बात है। प्रेशर
केयर फ्री होके अपनी विकेट को लूज करके गलत शॉट खेल के आउट हो जाना वो ज़्यादा बुरी बात है बनिस्बत प्रेशर लेके अपनी टीम को ज़्यादा आगे तक लेके जाने के। जी सर। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट की थिंकिंग समझ लें एक तरह से है, लेकिन आई एम फ्रॉम द स्कूल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स में से कि आप प्रेशर लेंगे तो आप ज़्यादा अलर्ट होंगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल होगा एंड दैट्स वेयर यू कैन सक्सीड विद योर परफॉर्मेंस। सर ये बात जो है आप जैसे जो खिलाड़ी हैं उसके एक्सपीरियंस को हमारी जो अब की टीम है वो क्यों नहीं लेती? उनके पास तो ये स्टेबल है ही नहीं, क्रीज पर ज़्यादा देर ठहरते नहीं हैं। जबकि आप जो बात बता रहे हैं टेक्निकली जो चीज़ बता रहे हैं प्रेशर को लेना, हमारी टीम में ये चीज़ है नहीं। तो आपकी जो तजर्बा जो है उसको एक्सपर्टीज़ जो है वो उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे सर ये लोग? देखिए ये बड़ा आईब्रो रेजिंग चीज़ है कि दुनिया में इतना अल्लाह का करम है, आपके सामने ये सारी परफॉर्मेंसेज हैं। पूरी दुनिया में एक छत के नीचे जितने रिकॉर्ड्स एक छत के नीचे नहीं हो सकते जितने हमारे घर की छत के नीचे पूरी दुनिया के तमाम प्लेयरों के मैं बात कर रहा हूँ। आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इट। जी सर। प्रीटी श्योर। और इसमें शायद 19-20 कुछ हो सकता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ये सारी चीज़ें हैं। तो जो मैंने ये सारी चीज़ें जो परफॉर्मेंसेज आपके सामने जो आई तो ये ओवरनाइट आ गई, बगैर मेहनत के आ गई। ये लोग अच्छे लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ उठना बैठना बात करना, अगेंस्ट खेलना, साथ खेलना, वो चीज़ें आपको आपका एक्सपीरियंस सिखाता है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आपने 20 साल में 25 साल में क्या करके आपको ये एलिवेशन मिली। आप कह रहा था कि शोएब भाई मेरे कहने पे आ गए थे। जी जी। और बड़ा उनके पास हर चीज़ मेरे को पता है उनकी कि बड़ी कैलकुलेटेड होती है। वो सिस्टम से हट के चलते हैं तो फिर उनका मूड भी ऑफ हो जाता है, स्विंग करता है मूड। तो अभी काफ़ी टाइम से आए हैं वो, और अब मैं समझता हूँ इतना कुछ है हमारे पास कि हम 2 घंटे भी बैठे हैं तो ये बेशक ऐसा ही होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज का पॉडकास्ट हम इसको आज वाइंड अप करते हैं और एक दफ़ा फिर कभी मौका देंगे उनको और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लेंगे, एक दफ़ा मौका हमें दें, वो हमें मौका देंगे। मैं शायद अपनी इनकी बैठे में तो एक्साइटेड में उनके सीधे जुमले बोल रहा हूँ। थैंक यू नाज़रीन, आपने देखा शोएब साहब ने आप हमारे साथ आज बैठ कर टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा 1 घंटा, और आपने उनकी सारी बातें सुनी। आपको पता चला कि शोएब साहब की क्या खिदमत हैं, क्या कारनामे हैं, क्या रिकॉर्ड हैं उनके, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा। अगर कभी इन्होंने वक्त दिया तो इनको एक आध दफ़ा और मैं कोशिश करूँगा कि बुलाऊँ और इनसे बाकी डिटेल सारी बात करूँ। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।